अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, वालिदैन व मोहतरम असातिज़ा इकराम, आज मैं शाहीन बिदर इदाराजात के तहत एक मुख्तसर वक्त के लिए आपसे मुखातिब हूँ। हम सभी लोग एक माइक्रोस्कोपिक जरसूमा जो आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसका मुकाबला कर रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरी साइंस, पूरी टेक्नोलॉजी और इवन रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न जाने क्या क्या, और उसको रोकने के लिए, उसको हराने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक लॉकडाउन से गुज़र रहे हैं। लॉकडाउन भी एक नई इस्तिलाह जैसी है और जिससे पूरी ज़िंदगी जो है उसमें एक ब्रेकडाउन सा आ गया है। लेकिन दोस्तों, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। तारीख़ के सफ़ा जब हम पलटते हैं तो देखते हैं कि हर दौर में अल्लाह ताला ने इस तरीके से इंसान की आजमाइश ली है। अभी हाल ही में 100 साल पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू, 1957 में एशियन फ्लू, 1968 में हांगकांग फ्लू, 2009 में H1N1 वायरस आ गया था। इसके अलावा HIV, इबोला, बर्ड फ्लू, स्वैन फ्लू, अनगिनत बीमारियां, उसका हमने कामयाबी से मुकाबला किया है। ये तो समझिए एक आफतें थी, हमारी मैन मेड, इंसान की अपनी बनाई हुई जो बीमारियां हैं, उससे भी हम गुजरे हैं। गुज़िश्ता सदी में जब 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एटमी बम डाले गए इंसानी बस्तियों पर, जिसका असरात आज भी पाए जाते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ों का हमने जो है वो मुकाबला किया है। एक अलबत्ता हम आज ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि एक कोरोना वायरस, कोविड-19 जो है, एक वबा है बेशक, लेकिन एक बला की तरह से हमारे जिस्म, हमारे आसाब, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र को किसी कदर, मैं बहुत हद तक नहीं लेकिन किसी कदर जकड़ती जा रही है। कुछ हद तक के अब जो है वो ज़िंदगी कुछ ऐसी बन जाएगी कि भाई BC और AC वाली बात, कि बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना। सोच में, हर लिहाज से जो है, बिहेवियर में, हमारे सलूक में, हमारे थिंकिंग में कुछ वाज़ेह फ़र्क वो BC और AC वाला सामने आ रहा है। अब इसके हम पहले रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, वो देखेंगे और बाद में उसका रेमेडी कि अब हमको कैसे इसको फेस करना है कामयाबी के साथ में। ये कोई पहली और आखिरी वबा नहीं है। मुमकिन है अलग अलग नामों से, अलग अलग शक्लों में, अलग अलग तरीके से आइंदा भी आती रहेंगी, जिसको हमें और हमारे आने वाली जनरेशन्स को उसको फेस करना है, मुकाबला करना है उसका। जो ज़्यादा फिक्र है मुझे यंगस्टर्स जो हैं, हमारे जो नौजवान हैं, जो अक्सर बहुत हसास होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं और इन सारी चीज़ों का बहुत बारीकी से मुआयना भी करते रहते हैं, वो बहुत ऑब्जर्वर भी होते हैं, और वो एक कंफ्यूज स्टेट में जो है वो आ गए हैं। उसकी वजूहत क्या है? अब मोटे तौर पर हम देखेंगे तो नंबर 1 हमको क्या दिखाई देती है कि जो स्टैटिस्टिक्स, जो आदाद शुमार अभी जो सामने आ रहे हैं,
एक लम्हे में जो है एक कहा जाता है, मीडिया कहती है ख़ास तौर पर, और ये मीडिया जो है उसके हर कोई गुलाम बन गए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या प्रिंट मीडिया हो, जैसा भी मीडिया। वो ये कहते हैं कि अकलख जो है कई लोगों की, लगभग 12 करोड़ लोगों की जो है वो जॉब्स चले गए हैं। गल्फ कंट्रीज, उसका एक बड़ा तमतराक था, बड़ा उसकी एक शान और शौकत थी उसके तेल की वजह से, और तेल जो है वो पानी वहाँ पर जो है वो महंगा है और तेल बेकीमत हो गया है, मतलब इसकी इकोनॉमी जो है, इन अदर वर्ड्स, ख़त्म होती जा रही है। जो टॉप के जो इकोनॉमी वर्ल्ड की लगभग 13 कंट्रीज़ की, चाहे वो यूएसए है, यूके है, और जर्मनी है, इटाली है, ब्राज़ील, ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। लोग दीवानावार यहाँ से जाते थे, उन ममालिक में पनाह लेते थे, चोरी छुपे जो है वो इवन गाड़ियाँ धोते थे बरसों तक कि एक दिन उनको जो है उनको एक आस बन जाए, उनको एक ग्रीन कार्ड मिल जाए। वो ग्रीन कार्ड लगभग रेड कार्ड बनते जा रहा है। ये जो मामलात हैं, तो इन सारे मामलात को अगर हम सम अप करते हैं, एक वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं, तो वो वर्ड है अनसर्टेनिटी, बेयकीनी। कल क्या होगा पता नहीं, आज का भी पता नहीं। ये अनसर्टेनिटी जो है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ द एंग्जाइटी। आज ये एंग्जाइटी की शक्ल में है, आज ही इसको जड़ से ख़त्म करना है, वरना फिर ये एंग्जाइटी अगली शक्ल लेती है, उसका नाम है फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन आगे उसकी अगली शक्ल जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई साइंस के पास इलाज नहीं, कोई कैप्सूल, कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन ऐसा बना नहीं है, और उस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। तो बस हमको ये करना है कि हमारी नई नस्ल को इस एंग्जाइटी से, इस बेयकीनी और अनसर्टेनिटी के माहौल से बचाना है, यानी डिप्रेशन में जाने से बचाना है। और उसके लिए जंगी पैमाने पर हमको क्या करने का है? तो एक तो अनसर्टेनिटी है जिसका हमको फेस करना है, और दूसरी बात, जो बच्चों की एक साइकोलॉजी है वो कहीं पिनपने न पाए और बहुत बड़ा ख़तरनाक कोई रूप इख्तियार न करे। वो क्या है? हर बच्चा एवरेज है, बिलो एवरेज है, इंटेलिजेंट है, इवन जीनियस है, वो ये समझता है कि वो इस दुनिया में सिर्फ खेलने कूदने के लिए पैदा हुआ है, और उसको सिर्फ खेलने कूदने का जो है वो पूरा हक हासिल है। जो उसको रोकता है उसको अपना दुश्मन समझता है। आज ये 4 महीनों के लॉकडाउन में बच्चों के अंदर वो जो जहनियत है वो कहीं जड़ न बन, वो कहीं वो घर न बना ले उनके दिनों में कि भाई यार बहुत मज़ा आया, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, एग्ज़ाम्स भी नहीं, कुछ ऐसा हो जाए कि हर साल एटलीस्ट फाइनल एग्ज़ाम के वक्त जो है फाइनल एग्ज़ाम ना हो, ऐसा कुछ मामला हो जाए हम हर साल, और प्रोमोट हो जाए, फाइनल ईयर भी प्रोमोट हो जाए, ऐसा कुछ। तो ये जो है आज हम कल तक रो रहे थे कि भाई 8वीं तक कोई एग्ज़ाम नहीं, 8 तक कोई एग्ज़ाम नहीं, कितना जो है डिज़ास्टर्स, कितना डेंजरस जो है वो कदम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने उठाया है। और आज यहाँ पर हमको जो है वो नोहा पढ़ना पड़ रहा है, मरसिया पढ़ने पड़ रहा है इस बात का कि प्रोफेशनल जो कोर्सेस हैं उसके फाइनल एग्जाम्स का भी पता नहीं है। अब बच्चे जो हैं वो ये
समझ रहे हैं कि यार ऐसा कुछ ही हो जाए। इस चीज़ को हमारे तलबा को भी अपने अंदर से निकालना है और उन वालिदैन को भी वो देखना है कि ये चीज़ें उनमें रच बस न जाए। क्या करना है उसके लिए, हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उसाहा। बसीरत आमेज इस आयत में अल्लाह का पैगाम वाज़ेह है कि इंसान को उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा कभी कोई बोझ नहीं दिया जाता। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में। तो ये जो भी हम पर एक जिसको हम बोझ समझ रहे हैं, जो भी जिम्मेदारी इस कोरोना की वजह से हम पे आई है, ये संभालने की हम में कैपेसिटी है, हमें ताकत है। ये अल्लाह ताला का कहना है कि हम पर जो भी मुसीबत है उसकी ताकत, उतनी कैपेसिटी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो है वो इन बिल्ट रख दी पहले ही से, दिखाई नहीं दिया। तो करना कहाँ है, शुरुआत कहाँ से करनी है, उसका आगाज़ जो है वो हमको कैसे करने का है। अब ये आगाज़ जो है वो करने से पहले दिल में ख्याल आता है, जैसे आज हम एक दरख्त लगाने अगर जा रहे हैं तो फ़ौरन जो है वो ज़हन में बात ख्याल आती है कि काश 20 साल पहले मैंने ये दरख्त लगाया होता, 20 साल पहले, आज तो उसके फल लगे होते और कितना, काश 20 साल पहले, काश। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका आपके हाथ से चला गया। 20 साल पहले एक मौका था और दरख्त लगाने का, वो आपके चला गया। अब दूसरा मौका कभी है, सेकेंड ऑप्शन कभी है, दूसरा रास्ता कभी है, आज है, आज वो सिर्फ आज ही है। तो पहली बस आपकी मिस हो गई, छूट गई है, पहला मामला जो है छूट गया है, मौका, सुनहरी मौका था वो छूट गया है। दूसरा सुनहरी मौका आज है, अभी है, इस वक्त ये आज है, ये हमको जो है वो करना है। ख़ासतौर पर मुखातिब में वो जो बच्चे जो बेचारे ड्रॉप आउट्स हुए हैं या होने का सोच रहे हैं, हर दर्जे मायूसी का शिकार हैं। काश वो करियर प्लानिंग हमने एक 5 साल पहले वो पहली अपॉर्चुनिटी थी और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो आज है। तो इसके लिए हमको ये समझना है आगाज़ कहाँ से करना है। सबसे पहले हम ये तय कर लें कि हमको अपनी ज़िंदगी जीनी है, दूसरों की ज़िंदगी हम कितनी जी रहे हैं वो भी सोचना है कि हम अपने मामलात फिर दूसरों के इसमें हम झांक झांक के देख रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी जो है उसको जीनी। अब यहाँ पर मुझे जो हालात हैं वो हालात से या तो हमको मजबूर बनना है या फिर सही फैसलों से हमको हाकिम बनना है, हमको रूल करना है। ये चॉइस हमारा है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक समझ लीजिए। कोई अगर ये कहता है कि मैंने एवरेस्ट फतेह कर लिया, कोई इंसान कहता है मैंने चांद पर जो है अपना परचम लहराया, कोई मैंने मर्रिख मास, मैं खला में गया, यानी वो क्या ऐलान कर रहे हैं मालूम है बच्चों, कि दरअसल वो ऐलान ये कर रहे हैं कि इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्होंने सबसे पहले अपने आप को फतेह कर लिया। क्योंकि अपने आप को फतेह किए बगैर वो एवरेस्ट पर झंडा नहीं लहरा सकता था, चांद पर भी नहीं, मरीख पर भी नहीं, खला में भी नहीं, स्पेस में कहीं नहीं। सेल्फ कंट्रोल अपने आप पर जो है वो ये कर लिया। ये चीज़ हमको समझना है कि पहले अपने आप पर, अपनी इमोशंस पर, अपनी सारी चीज़ों पर हमको कंट्रोल करना है। मैं आपको बताऊं
डियर स्टूडेंट्स, कि जब कोई एक शख्स कहता है कि आई कैन, किसी काम के बारे में वो कहता है कि यस आई कैन, इज राइट, वो सही है। एक दूसरा आदमी मुकाबले में खड़ा है, वो कहता है आई कांट, मैं नहीं कर सकता, ही इज ऑल्सो राइट। अब ये राइट कैसा है आई कैन वाला, कि उसको पता है, ही नोज हिज पोटेंशियल, हिज करेज, हिज हार्ड वर्क, हिज बिलीफ। और ही आई कांट बोलने वाला जो है वो भी सही इसलिए है कि वो जानता है कि वो पश्चिमत है, वो नहीं कर सकता, वो सुस्त है, वो जिंदगी से, जमाने से मुकाबला नहीं कर सकता है। दोनों बराबर हैं, लेकिन जो आई कैन बोल रहा है ना, उसका नाम है सक्सेस। और जो कह रहा है कि आई कांट, मैं नहीं कर सकता, उसका नाम है फेलियर। हमको जो है वो सक्सेस स्टोरी बनानी है और बननी है। चॉइस आपके सामने, थोड़ी सी रिस्क ले लो आज, या फिर पूरी जिंदगी को रिस्क में डालो। रिस्क में कहता हूं तो नौजवान हमारे साथ रिस्क कहने गया है, 150 की स्पीड से बाइक हमने दौड़ाई, रिस्क नहीं है, ये हिमाकत है, खुदकुशी है, वो सुसाइड है। कहीं पिकनिक में गए और 20 समंदर में हम जो है तैरने के लिए गए और डूब गए उसमें, तो वो रिस्क नहीं है, वो हिमाकत है, वो जिंदगी से बगावत है, वो नहीं कह रहा हूं। तो ये चीज हमको याद रखने की है कि इन चीजों पर हमको कैसे ओवरकम होने का है। बच्चों, पेंडेमिक के बाद अभी जो हालात गुजर रहे हैं, वो खत्म होने के बाद अभी हमको देखना ये है कि ये सिर्फ वबा ही बनी रही और कोई बला बन के हमारे जहन पर जो है वो मुसलसल छाई न रहे। हर चीज़ हम उसके नुक्ते नज़र से कुछ तैयार करें, सेट करें। नहीं, ज़िंदगी गुजारने के जो बुनियादी उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, वो कायम ही है और ता क़यामत वो कायम रहेंगे। वो उसूल हैं जो अल्लाह ताला ने हमको सिखाए हैं, ज़िंदगी को परखने और बरतने के वो तरीके हैं। हमको आगाज़ कहाँ से करने का है? नंबर 1, और वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अभी हमारा जो है कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेकी हुआ, हिल रहा था। अब उसकी तामीर नौ हमको उसको रीबिल्ड करने का है। और वो कहाँ से करने का है? एक फेथ इन अलमाइटी अल्लाह, अलमाइटी गॉड, टोटल फेथ कि यस, उसने अगर ये वबा या बला इंसानी बस्तियों पर नाजिल की थी तो बेशक हमारी कश्तियों को वही पार करने वाला है। ये पूरा फेथ होना चाहिए। किसी किस्म के कोई मायूसी हो, डिप्रेशन, क्या होगा, जिंदगी इसके बाद भी रहेगी और बड़े आब उताब और वकार के साथ में जिंदा रहेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। फेथ इन गॉड। और नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप में जो है वो पूरा यकीन रखने का कि हम कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमारा जो कैपेसिटी है, हमारी जो इसमें हमारी जो कैपेसिटी है और जो कैपेबिलिटी है, जो सलाहियत है, उस पर हमको पूरा भरोसा रखने का है कि हाँ, हम कर सकते हैं। जिंदगी की इस टूटी फूटी इमारत की एक एक ईंट जोड़कर हम
नई और पहले से ज़्यादा खूबसूरत इमारत इंशाल्लाह तामीर कर सकते हैं। ये फेथ अपने अंदर रखने का है। उसके लिए कहाँ से आगाज़ करने का है कि हमारा जो गोल है, जो मकसद है, उस पर हम मुकम्मल तौर पर हमको वो फोकस करने का है। इर्तिकाज़, पूरे कंसंट्रेशन, यकसुई। फोकस करना किसे कहते हैं बच्चों? उसके लिए मैं आपको लेके जाता हूँ आपके साइंस के लैब में। साइंस लैब में बच्चों आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को देखा होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास की खूबी क्या है कि उस मैग्नीफाइंग ग्लास को सनलाइट, सूरज की रोशनी के नीचे पकड़ते हैं, उसके नीचे एक कागज़ रखते हैं तो कुछ ही देर में वो कागज़ जल उठता है। अब इस बात को पूरा समझिए कि अगर हम सूरज की रोशनी के नीचे एक मैग्नीफाइंग ग्लास को, उसके नीचे पेपर रखते हैं और उसको जब हम एक पॉइंट पे पकड़ते हैं तब कागज़ जल उठता है। अगर ऐसा ऐसा हम हिलाएंगे और घंटों भी अगर हम करेंगे तो वो जलेगा नहीं। तो उसको एक पॉइंट पे जब पकड़ते हैं तो कागज़ जल उठता है, एक पॉइंट पे। इसे कहते हैं फोकस करना, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन, इसे कहते हैं यकसुई। एक पॉइंट पे ये जल उठ रहा है क्या? आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे हैं जब आप फोकस हैं। तो इसको फोकस करने का है। तो उसके लिए अब हमको क्या करने का है? क्या क्या करने का है? नंबर 1 कि हमारे प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए, रीसेट कीजिए कि ये हमारे प्रायोरिटीज़ हैं और हर हाल में, हर दौर में, हर ज़माने में टॉप पे जो प्रायोरिटी रहेगी हमारी, और वो है एजुकेशन, इल्म हासिल करना। इल्म जो है वो रेमेडी है सारे हमारे प्रॉब्लम्स की। तो इल्म हासिल करना ये हमारी जो है प्रायोरिटी, एट एनी कॉस्ट, किसी भी सूरत में हमको वो हासिल करने का है। यहाँ पर कुछ जो माजी की गलतियाँ हैं, पास की जो मिस्टेक्स हैं, फिर अभी ये 4 महीने जो ये लॉकडाउन के दौरान जिस दिमागी कैफियत से हम, आप, घर के लोग, समाज, माशरा और ये मुल्क, हर कोई जिससे गुजरा है, उसके बाद में नाकामियों के बादल, मायूसी के बादल लगभग और ज़्यादा बढ़ते गए हैं। तो उसके लिए हमको उन मिस्टेक्स की रोशनी में आगे की का हमारा जो कदम है उसको तय करने का है। मिस्टेक्स तो हमारे इतने सारे हुए हैं, जानते हैं कौन मिस्टेक नहीं कर सकता? कतई मिस्टेक नहीं कर सकता जिंदगी में। जो कुछ भी नहीं करे उसको तो, उससे कोई गलती होने के कोई चांसेस ही नहीं है कि कुछ नहीं करे। कुछ ना कुछ जो कर रहा है, जो हरकत कर रहा है, उससे गलतियां तो होंगी। तो गलतियां हो रही हैं मतलब यू आर एक्टिव, मतलब आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं नई तरीके से। इसके लिए फिर भी लोग कहते हैं कि यार आपको पता नहीं हम कितनी मेहनत करते थे और उसके बावजूद हमको कामयाबी नहीं मिली थी। उसका कुछ मामला बता दीजिए। मेहनत एक ही चीज ऐसी है, एक ही सी मामला है जिसकी गारंटी होली कुरान, मुकद्दस कुरान मजीद ने भी ली है। सूरह नज्म, सूरह नंबर 53, आयत नंबर 39, 40 और 41 में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और ये कि उससे कोशिश देखी जाएगी और उसके लिए उसको अजर दिया जाएगा। कि कोशिश बराबर कामयाबी, एफर्ट्स इज इक्वल टू सक्सेस इज अ कुरानिक इक्वेशन। जो एफर्ट्स करता है, जो मेहनत करता है, उसको कामयाबी मिलती ही है। इंटेलिजेंसी, टैलेंट, जहानत, उसकी कोई गारंटी कुरान में नहीं ली गई, लेकिन मेहनत की गारंटी अल्लाह ताला ने दी कि आप मेहनत करते हैं तो आपको उसको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो बहुत सारी कोशिश के बावजूद कामयाबी क्यों नहीं मिलती है? हमको कभी चेक करना है हमारी कोशिश की डायरेक्शन क्या है, समत क्या है उसकी। मैं उसको एक मिसाल दूंगा। एक बच्चा एक दरवाज़ा धकेल रहा था,
धकेल रहा है। सुबह 10 बजे धकेलने को शुरू किया उसने, शाम को 6 बजे तक वो धकेल रहा है। दरवाजा खुलता नहीं है। शाम को 6 बजे उस बच्चे की नज़र उस दरवाजे के हैंडल पर पड़ी। उस दरवाजे के हैंडल पर लिखा हुआ था, पुल, अपनी तरफ खींचो। तो जो दरवाजा अपनी तरफ खींच के खुलता है उसको वो दबा दबा के धकेल के कोशिश कर रहा था खोलने की। कोशिश 8 घंटे हुई, 10 घंटे हुई, लेकिन इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोशिश गलत समत में, गलत डायरेक्शन में हुई। तो आप ये देखिए कि आपका पढ़ने का तरीका जो था क्या वो सही था? घंटों पढ़ाई की आपने, किताब खुली हुई है, लेकिन रात को 9 बजे भी पेज नंबर 114, 115, रात को 12 बजे 114, 115 की सुंदेर भूमि में आप थे। दरमियान में और कितने कॉल अटेंड किए, कितने ये किए और कितने बातें की, कितना सोचा, कितनी जो है जिसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव। तो 3 घंटा आप उसी पेज पे रुके हुए, कैसे? मतलब मामला क्या था? तो कोशिश आपकी घंटों हो रही है। इफ इट इज इन रॉन्ग डायरेक्शन यू विल नॉट गेट द सक्सेस, इट विल नॉट यील्ड एनी रिजल्ट्स। किसी किस्म के कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना मुश्किल है। इसलिए ये चेक करते रहिए कि आपकी कोशिश जो है वो सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं हो रही है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, घंटों पढ़ाई कर रहे हैं, और उसमें जो है एक जैसे कोई लेसन है, एक कोई क्वेश्चन है, एक कोई टॉपिक है, उसको 10 बुक से रिफर कर रहे हैं। 10 बुक में लैंग्वेज अलग अलग है। अब आप पजल हो रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि एक मेन बुक रहेगी, एक सप्लीमेंट्री बुक रहेगी। तो एक मेन बुक जो है उसका ये रहेगा, सप्लीमेंट्री बुक चाहे 1 हो या 2 या 5, वहां से कुछ एडिशनल पॉइंट्स होंगे, आप पेंसिल से इसमें ऐड करेंगे तो आपकी एक ही बुक बन जाएगी। अलग अलग ऑथर की अलग अलग बुक्स रहती हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं उसकी, इस चीज की। एग्जाम की रात में जो है आप सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा सो रहे हैं। पेपर के टाइम पे क्या हो रहा है? चक्कर आ रही है, उल्टी आ रही है, पेपर जो है याददाश्त जो कुछ था याद वो भी भूल गया सभी। ये गलत डायरेक्शन में स्टडी आपकी। 14 घंटे 16 घंटे, तो एग्जाम की रात में आपको कम से कम 6 घंटा, बल्कि आइडियली 7-8 घंटा भी एग्जाम की रातों में नींद हो तो अच्छी बात है। तो ये सक्सेस और फेलियर के का मामला जो कहानी है, सुन लीजिए कि बेसिक कहीं ना कहीं पर हमसे ही कोई गलतियां हो जाती हैं, और अक्सर ये भी होता है कि हम कोशिश करना छोड़ देते हैं और उसको नाकामी का नाम देते हैं। ये समझना चाहिए। आज स्पेशली इस लॉकडाउन और इस वायरस के दौर से गुजरने के बाद हमको अपने गोल के बारे में, जिंदगी के गोल के बारे में बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। और मैं आपको ये दे रहा हूं, सुन लीजिए बच्चों, कि कोई भी शख्स अपनी ईमानदारी से सिर्फ खुशहाल बन सकता है। ही कैन प्रॉस्पर, उसकी लाइफ एक प्रॉस्परस लाइफ हो सकती है, खुशहाल बन सकता है, अमीर नहीं। इसलिए अमीर बनने वाले जो किस्से सुनते हैं उनको पहले समझिए कि मामला क्या था। मैं अपने लेक्चर्स में, इतने हजारों लेक्चर्स में ऐसे अमीरों के मैंने कभी एग्जाम्पल दिए ही नहीं, और मैंने बच्चों से कहा कि खुदा के लिए इनको अपना रोल मॉडल बनाइए। कोई अगर कहता है कोई एक शख्स जो था वो एक पेट्रोल पंप पे एक अटेंडेंट था और पेट्रोल भरता था, और देखते रहे उससे मालूम पड़ गया और उसने अपने खुद के पेट्रोलियम की जो है वो कई कंपनियां खोली और आज जो है वो बहुत बड़ा रिचेस्ट आदमी और ये वो सब। ये नहीं है। ये कैसे हो गए? वो पेट्रोल भरते भरते उसके दिमाग में क्या शैतानी ख्याल आया था कि पेट्रोल में क्या मिला देने का, उससे जो है ये होता है। ऐसे कई चीजें छोटे मोटे, वो बंदरगाह में वहां पर वो लोडर था। अब लोडर होते हो तो वो उसको कहाँ से मालूम पड़ेगा कि ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं, स्मगलिंग होती है, उसमें बहुत पैसा है। तो ये चीजें जो हैं वो रोल मॉडल, कितने ही वो अरबपति खरबपति हों,
टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो आपके रोल मॉडल हरगिज नहीं होनी चाहिए, आपके मॉडल हरगिज नहीं बननी चाहिए। क्योंकि उनको अगर बनाते हैं तो उसमें गलत तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो खुशहाल बनने का टारगेट रखिए, अमीर बनने का टारगेट मत रखिए, क्योंकि अमीरी जो है अक्सर वो अपने साथ में फिर वो कई किस्म की नफ्सियाती साइकोलॉजिकल बीमारियां भी लेके आती है। खूब अमीरी, खूब बैंक बैलेंस, लेकिन रात को जो है वो नींद की गोली खाए बगैर नींद नहीं आती है। ये आप समझिए। पैंडेमिक के बाद अब जिंदगी को रीस्टार्ट कैसे करने का, इसमें एक बड़ा उसूल और भी है, और उसका नाम है नो शॉर्टकट्स। हमें डर है अभी कि 4 महीनों के बाद में जो दिमाग पे कुछ बच्चों के जो ऐसा असर हुआ, वालिदैन के जो असर हुआ है, इसमें वो शॉर्टकट्स, छोटी मोटी फायदे, जल्दी बड़ा बनने के इसमें जो है वो चले जाएंगे, उसका शिकार हो जाएंगे। जो बिल्कुल जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अल्लाह ने करे वो किसी किस्म की कोई चोरी चकारी का भी सोचेंगे, जल्दी बड़ा बनने का है। जो पढ़े लिखे हैं वो साइबर क्राइम्स का भी सोच सकते हैं। इसलिए कि थोड़ी सी ये लाइफ जो है उसकी गाड़ी पटरी से थोड़ा उतर गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पटरी पे आ सकती है, और सही तरीके से, ईमानदारी से और मेहनत से ही आ सकती है। दूसरे किसी भी तरीके से आप लाने की कोशिश करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये शॉर्टकट से आपको नहीं आगे बढ़ने का है। रीस्टार्ट जो लाइफ की करने की है, इसमें एक बड़ा उसूल अपनी ज़िंदगी के लिए ये बना लीजिए कि यू शुड ऑलवेज बी कंटेंटेड, बिल्कुल किनात पसंद जो है, जो मिला है। वो देखा देखी नकल में अकल मारी जाती है। अगर ये हमारे जो हैं वो आधे दुख मिट सकते हैं ज़िंदगी के, अगर हम दूसरों की नकल करना छोड़ें। नकल में हमारी अकल मारी जाती है, हम उसको वैसा देखते रहते हैं, और उसकी वजह से हम लोग अपने दुखों से उतने परेशान नहीं हैं जितने दूसरों के सुखों से परेशान, या वो सुखी क्यों है और उसमें हम परेशान हुए जा रहे हैं, वो सुखी क्यों है। तो हम अपने दुखों की बात नहीं कर रहे, उनके उसके सुख के ताल्लुक से ये कर रहे हैं। इस चीज को हमको समझना है कि कंपैरिजन, कंपटीशन, इससे हमको बहर सूरत बचना है, अगर हमको एक पीसफुल लाइफ और उस गोल हासिल करने का है। आज हम बात ये भी कह रहे थे कि इस पेंडेमिक के बाद में हो सकता है कि हमारे नौजवान जो हैं वो कुछ इस हद तक शॉर्टकट्स में चले जाएंगे कि गोया ये जो वबा है ये ज़िंदगी भर कायम के रहने वाली है, तो उससे रिलेटेड कुछ अब हम कमाई के ज़रिए, जैसे कि मास्क के मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि सैनिटाइज़र वगैरह वगैरह, और इसमें उनका मिसगाइड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब मास्क की बात लीजिए, उसमें भी कुछ लोगों ने जो है वो मास्क सोने के बना लिए, किसी ने तो डायमंड्स के बना लिए। अब ये चीज़ें जो हैं वो टिकने वाली, निभने वाली चीज़ें नहीं है, वक्ती चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप इमेजिन कीजिए, जब जिस वक्त मोबाइल आया था उस वक्त कई बच्चों ने हमारे कॉलेज ड्रॉप आउट, स्कूल तक ड्रॉप आउट करके, जो शॉपिंग सेंटर्स छोटे मोटे होते थे उनके अंदर कहिए, बाहर कहिए, फुटपाथ पर कहिए, सिर्फ मोबाइल बेचने को शुरू कर दिया।
और समझने लगे कि इसमें खूब कमाई है। और पहले पहले कमाई थी भी, अच्छी खासी मार्जिन भी थी उस वक्त, क्योंकि नई नई चीज़ थी। फिर होते होते जो है वो मार्जिन कम होते होते एक मोबाइल में उनको बमुश्किल, क्योंकि ऑनलाइन जो एजेंसीज हैं उनकी वजह से एक ऐसा मामला हुआ कि बमुश्किल 500 रुपया एक मोबाइल के पीछे छूटने लगा उनको। फिर होते होते जो है अब वो सारे दुकानदार बदबख्ती से, हमारे सारे नौजवान जो स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, वो सिर्फ उस मोबाइल का जो कवर है वो बेच रहे हैं। और कवर बेचने पे वो समझ रहे हैं कि वो बहुत कुछ कमा रहे हैं। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि सिर्फ सैनिटाइजर्स और मास्क वगैरह चीज़ों के जो धाधर कारखाने दर कारखाने निकलें, और फिर होते होते जो हैं वो मार्जिन जब उसके रुपया 2 रुपया रह जाएगा तो सारे के सारे एक साथ बंद भी हो जाए। करियर जो है एक बिल्कुल सायेदार तनावर बड़ा ये दरख्त जो है वैसा होना चाहिए। एक आध हवा के झोंके से उड़ के चला जाए ऐसा कोई करियर नहीं होना चाहिए। कोई स्ट्रॉन्ग करियर, उसकी बेस जो है, बुनियाद जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इस कोरोना वायरस कोविड-19 के इस अख्ताम के दौर के बाद में लाजमी तौर पर हमको, हमारे नौजवानों को, वालिदैन को ज़िंदगी को जिस मोड में डालना है उसका नाम है सिंप्लिसिटी मोड, सादगी का मोड। यानी खूब खर्चे, खूब पैसा उड़ाना, ये जो चीज़ें हैं, बहुत महंगी महंगी मोटर बाइक्स, सारी बर्थडेज, शादी की शानदार मंडप और 2-2 3 वलीमे और सब वो सारी चीज़ें हैं, ये फजूल खर्ची को ख़त्म करके सिंप्लिसिटी के मोड में डालना है। अब कुछ लोग, बदबख्त लोग, ऐसा भी कहते सुनाई देते हैं कि भाई हमको तो दिया है खुदा ने, हम खर्च कर रहे हैं, दूसरे लोग ना करें। ये गैर समाजी, गैर अखलाकी, गैर इंसानी हरकत होगी आपकी, क्योंकि आपके देखा देखी वो लोग इंस्पायर हो रहे हैं। एक बड़ी सी आलीशान शानदार जब शादी वो अटेंड करते हैं, देखते हैं मिडिल क्लास के लोग, तो ऐसी शादी हम करेंगे, चाहे उसके लिए कर्जा निकालेंगे, महीने के 5% इंटरेस्ट पे जो है किसी महाजन से, साहूकार से कर्जा लेंगे, जो भी जेवरात हैं सब बेच डालेंगे, खेत खलियान बेच डालेंगे, लेकिन वैसे ही शादी हम करेंगे। तो ये हमारी फजूल खर्ची से और हमारे दिखावे से कितना बड़ा समाज का नुकसान हो रहा है उसका हमें अंदाज़ा करना पड़ेगा। सादगी के मोड में ज़िंदगी को डालकर हम खुद भी, कितना ही अल्लाह ने दिया है कि हम सादगी से अगर रहते हैं तो ज़हनी इंतशार का शिकार न हम होंगे, न हमको कीनली ऑब्जर्व करने वाले जो लोग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो भी नहीं होंगे। यहाँ पर जो इब्तिदा करनी है, जो कदम उठाने का है पहला, वो हमारे नौजवानों का है, हमारे स्टूडेंट्स का है। वो इनकार करें कि नहीं, ये इतना महंगा जो है वो आईफोन मुझे नहीं चाहिए, या ऐसी मोटर बाइक मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत कोई छोटी मोटी ऐसी जो है वो दिखावे वाली, बहुत खर्चे वाली हमको शादी नहीं करनी है। कोरोना वायरस के बाद सोच में बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है। ये एक ऐसा वायरस है सबको झिंझोड़ रहा है और इसके असरात बहुत देर तक रहेंगे बदबख्ती से। यहाँ पर अब जो हमको और एक करना है वो ये कि हमारे नौजवान हर दौर में
कुछ न कुछ ऐसा सहारा ढूंढते रहते हैं कि जिसके ज़रिए से उनको एक ज़हनी सुकून मिले। कभी वो टीवी था, कभी वीडियो गेम्स थे, कभी क्रिकेट थे। क्रिकेट आज भी क्रेज़ है, और वो जो पूरे तिजारती मंडी खुल गई क्रिकेट के नाम पर, आईपीएल वगैरह के नाम पर, अभी भी वो क्रेज़ जो है वो बाकी है। अभी जो नया क्रेज़, नई चीज़ जो है वो, उसका नाम है ये स्मार्टफोन, और उसके ज़रिए से वजूद में आने वाली सोशल मीडिया। हमारे नौजवान अक्सर व बेशतर उस सोशल मीडिया के पनाहगाह में चले गए थे। वहाँ पर वो सुकून तलाश कर रहे थे, जैसे कोई गुफा में या किसी पहाड़ी पर जाके सुकून मिलता है लोगों को, वैसे उसमें। और उसमें जो है कई किस्म के ऐसे एक क्लब्स जैसे दोस्ती के नाम अलग अलग उसको दिए, किसी ने एफबी दिया, किसी ने और क्या दिया, और उसमें वो तलाश करने लगे। और रफ्ता रफ्ता वो मीडिया जो सुकून का मतलब, वो बजाते खुद वो जहनी डिस्टर्बेंस का एक सबब बन गया, और बड़ा सबब बन गया। घंटों उसमें लोग देखने लगे। आज लोग कहेंगे, और स्टूडेंट्स हमारे बड़े कहेंगे, भाई हमको तो मना करते थे ये स्मार्ट फ़ोन को अगर हाथ लगाने की, अब तो स्मार्टफोन ही हमारा स्कूल है, स्मार्टफोन ही हमारा कॉलेज है। देखिए, ज़रूरत एक अलग चीज़ है, और उसके ज़रिए से ज़िंदगी से फ़रार ये बिल्कुल अलहदा चीज़ है। फ़रार हासिल करने के लिए जो वो दोस्तियों के जो क्लब खुले, कुछ हासिल नहीं वहाँ पर, सिर्फ भीड़ है, और भीड़ है क़यामत की, और सब के सब फिर भी अकेले हैं। भीड़ बेहिसाब, हुजूम बेहिसाब। फिर हमको ये सोचना है कि करोड़ों फॉलोअर्स, लाखों लाइक, हजारों थम्स अप, और उसके बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि कई सेलिब्रिटीज तक उस बोझ को झेल नहीं पा रहे। फिर भी वो अकेले हैं, तन्हा हैं, मायूस हैं, टू दिस एक्सटेंट कि वो मायूसी के जो आखिरी हद है उस तक भी पहुंचते हैं। तो अगर वहां पर सुकून होता तो ये सारे नताइज क्यों हासिल होते? सिर्फ यही नहीं, कैसी कैसी एक नफ्सियाती बीमारियां इसमें इस सोशल मीडिया की वजह से आ रही है। स्क्रीन सेवी हम बैठे बैठे यूं हुए हैं कि बस मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं, और देखें अरे अभी तक कोई नहीं आया, अभी तक कोई मैसेज नहीं है, अभी तक कुछ ये नहीं आया। हम शऊरी लाशऊरी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बार बार वो देख रहे हैं उन्हें। क्यों? एक डर कि कुछ मिसिंग हो रहा है, कुछ जा रहा है, कहीं डिबेट चल रहा है और हम उसमें नहीं है। उन डिबेट्स में एक से एक तिस्मार गिर के कमेंट्स पास करके जो हम समझते हैं कि हमने जो है किला फतेह कर लिया, हमने जंग जीत ली। क्या सुनाया मैंने उसको, क्या उसको बातें बताई, और कैसे मैं जीत दिया। बिल्कुल कोई जवाब नहीं है उसके बाद में। यहां से बात शुरू होती है, और फिर उसके बाद जो होता है, रोज रात में लोगों को एक काम मिल गया है कि रात के टाइम भी जो सोने से पहले देखेंगे कौन कौन ऑनलाइन है। फिर जब क्रॉस चेक करें ये ऑनलाइन है, उस वक्त वो भी ऑनलाइन है, मतलब वो उनसे बातें कर रहे हैं। फिर ये भी देखिए यार उसने मैसेज भेज के 10 मिनट हुए, 10 मिनट में मैंने देखा कि 3 बार वो ऑनलाइन हुआ, लेकिन मेरा मैसेज देखा नहीं। मेरी मैसेज की ये इज्जत है? कैसी कैसी नफ्सियाती बीमारियां देख लीजिए कितने हद तक। तो ये कोरोना वायरस तो चला जाएगा, लेकिन कहीं ये सोशल मीडिया एक परमानेंट वायरस ना बन जाए हमारे लिए। इस ताल्लुक से हमारे नौजवानों को, स्टूडेंट्स को
बाखबर रहना है कि बिला वजह हमको बीमारियां डाउनलोड नहीं करनी है, जहनी बीमारियां। वो मालूमात का एक खजाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद किताबें नहीं, हजारों लाइब्रेरियां वहां पर महफूज हैं। हम उनसे इस्तेफादा करें, लेकिन उसके लिए फिर ये रास्ता ये है, उसूल ये होना चाहिए कि वालिदैन भी अपने सेल फोन को अगर लॉक में नहीं रखते हैं तो बच्चों को उनको बोलने का हक मिलता है कि भाई आप भी लॉक ना रखें। क्योंकि हमारे ये जो नौजवान जो फ्रस्ट्रेशन वगैरह के जो शिकार होते हैं, वो अभी डायरी नहीं लिखते हैं, वो अपने मोबाइल नोट्स में लिखते हैं किस किस उनकी चीज़ों से वो गुजर रहे हैं, किस मामला से गुजर रहे हैं, क्या क्या जहनी कैफियत है उनकी। तो उनकी डायरी वो मोबाइल का स्क्रीन वहाँ पर वो लिखते हैं। वालिदैन वो चेक करेंगे और उससे 100% आपको निकालने की कोशिश करेंगे। उसके लिए साइकेट्रिस्ट की ही ज़रूरत नहीं है, साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। माँ बाप, कुछ एजुकेशनिस्ट, कुछ हमदर्द, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये सोशल मीडिया जो है उसको एक वायरस बन के अपने जहन और दिमाग पर छाने के लिए उसकी इजाज़त मत दीजिए। एक बात इस ताल्लुक से हम ये भी कर रहे थे, हम कहने जा रहे हैं, और वो ये है कि जो फार्मूला अब हम बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद में हमारी अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को ऐड करना है, किसको माइनस करना है, तो उसमें ऐड करना है अभी हमको +20% एनर्जी। पहले के मुकाबले में 20% एनर्जी हमको ऐड करनी है, और माइनस करने का है -20% एक्सपेंसेस। कम से कम 20% एक्सपेंसेस जो हैं, जो खर्च हैं, हर सूरत में हमको कम करने हैं। एनर्जी 20% बढ़ानी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम रोज 7 घंटे स्टडी करते थे, अब जो है कम से कम 8.5 घंटे उसकी स्टडी करें, जो भी मेहनत हम करते थे। क्योंकि ये एक वायरस, एक बला अपने साथ में सारे तहवाला बिल्कुल कर दिया, इस निज़ाम को तहस नहस कर दिया, हमारी सोच को, हमारी फ़िक्र को और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को। इसके लिए ये हमको करना ही पड़ेगा। इस वायरस के अख्तिताम के बाद में इंसानी जहन, ख़ास तौर पर तलबा, स्टूडेंट्स और जो हमारे नौजवान हैं, उस पर उसका असर रहेगा, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त किस्म का एक झटका था जो पूरी दुनिया को, सारे साथ बर आज़म को जो दे चुका, जिसमें बड़ी बड़ी ताकतें, सुपर पावर तक उसमें चारों निश्चित हो चुका है। लेकिन अभी इन सारी तब्दीलियों को हमको कबूल करना है। हमारा तो मानना है कि ये वक्ती होंगी, लेकिन वो कबूल करते जाना। जैसे स्कूल के ज़माने में कभी एक शेयरिंग डे हुआ करता था, बच्चे जो अपने टिफ़िन लाते थे अपने घरों से, एक दूसरे के टिफ़िन एक्सचेंज करते थे, खाते थे, बड़े प्यार मोहब्बत से सब ये काम होता था। और अब जो है वो अलाउ भी नहीं किया जाएगा। ये होमवर्क न करने पर पहले सज़ा मिलती थी स्कूल में, अब मास्क कंपलसरी है, मास्क न होने पर जो सज़ा मिलेगी। ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, वाइट बोर्ड हो गया, उसका बन गया, फिर स्मार्ट बोर्ड बन गया, और अभी जो है वो हमारे घरों की जो दीवारें हैं वही सारे बोर्ड बन गई हैं। तो ये हैं लेकिन इन तब्दीलियों को हमको कबूल करना है। और जो खाली पढ़ाई नहीं, ज़िंदगी ही ऑनलाइन बन गई है, उसके कुछ अच्छे बातें भी हैं, कुछ बुरे बातें भी हैं।
रफ्ता रफ्ता हमको इसको कबूल करते हुए उसमें से निकलेगी, नैया पार हो जाएगी, बिल्कुल कोई दो राय नहीं। रहा सवाल वो करियर्स का, कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई अभी जो ये कोरोना वायरस है तो उसकी रोशनी में कौन से करियर्स ये करने की, मैं बता चुका हूं कि उसकी रोशनी में हमने सैनिटाइजर ही से बनाने के और मास्क बनाने की ये कोई करियर नहीं हुआ है। सारे जो बेसिक जो बड़े करियर्स हैं वो हमेशा रहेंगे, थोड़ी बहुत कुछ शक्लें बदलेंगी लेकिन वो कायम रहेंगी और उसकी बुनियादें जो हैं वो कायम रहेंगी। जैसे आज अगर कोई कहता है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग वगैरह, ये सब भी जो है ये करियर बनेंगे। मुमकिन है इसके कुछ इम्कानात नज़र आ जाए। साइबर का सिक्योरिटी का जो है वो यकीनन बन जाएगा, क्योंकि इतने सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं कि जिसमें हमारे पास वो जो क्रिमिनल्स हैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है पुलिस फोर्स नहीं है, उनसे ज़्यादा दो कदम आगे सोचने वाले नहीं हैं मामलात। वो इस तरीके से इतनी अय्यारी मक्कारी से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसलिए जो कामयाबी का रेशो जो है इन मामलात में बहुत ही कम है। लेकिन हमको ये सोचने वाली बात है कि भाई एक मान लीजिए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या है। इंसान को जो अल्लाह ताला ने जो अकल दी है वो तो बहुत है। इंसान के दिमाग की कैपेसिटी कोई अंदाज़ा कर ही नहीं सकता कि कितने मिलियंस उसमें सेल्स हैं और सोचने की ताकत कितनी है और कैपेसिटी कितनी है, सोच भी नहीं सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो है आज के दौर में वो भी एक लिमिटेशंस हो गए हैं उसके। यहाँ पर गीगा और पिका इसमें काउंटिंग होती है, ऐसे किस्म के कैलकुलेशंस हैं। तो छोटा मोटा जो कंप्यूटर है उसकी शक्ल फिर एक जो है वो लैपटॉप ने ली थी, डेस्कटॉप ने ली, एक ही अब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न जाने कितने मिलियंस और बिलियंस के कैलकुलेशंस हो सकते हैं, इतनी कैपेसिटी वाले। आप जरा इन बातों को गौर से सुनिए। आप ये अगर बहुत एडवांस लेवल पे भी अगर बात चली जाती है तो ये कोर्सेस कौन कर सकता है? जिनके पास बेसिक साइंस और मैथमेटिक्स का नॉलेज है। इसका मतलब ये कि जो ट्रेडिशनल जो चली हुई चीजें हैं उनको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। ये कोरोना की झंझट में सारी चीजें वही हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे कुछ करियर बनाना है तो उसका जो बेसिक चीज़, बुनियादी चीज़ है वो है मैथमेटिक्स। कि मैथमेटिक्स, रियाजी आपका जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब वो हर चीज़ के लिए काम आ रहा है। वो इंजीनियर बनने के लिए काम आ रहा है, आर्किटेक्ट बनने के लिए काम आ रहा है, हर जगह पर काम आ रहा है। साइंटिस्ट बनने के लिए काम आ रहा है, जो गवर्नमेंट अपने पैसों से साइंटिस्ट बनाती है। अब ये जो खूबी है, सलाहियत है मैथ्स की और फिज़िक्स की, ये आप में होनी चाहिए। और मैं ख़ास तौर पर मैथ्स से कहना चाहूँगा क्योंकि ये हमारा विरसा है, हमने पूरी दुनिया को दिया है। और आज बदबख्ती से हमारे कौम के बच्चे जो हैं वो मैथमेटिक्स से भागते हैं, क्या वजह पता नहीं। लेकिन ये जो इल्म है मैथमेटिक्स का, ये इज द मदर ऑफ ऑल उलूम, जिसका हम जो कहते हैं कि जो नॉलेज हैं और जो ब्रांचेज हैं उन सबका माँ जो है वो एक मैथमेटिक्स बन के सामने आती है। कि ये क्या है, एक टॉनिक है ब्रेन के लिए। ये ब्रेन
जो है, दिमाग जो है, उसकी मशीन जो है, उसका एक ऑयलिंग का काम करता है, वो चल नहीं सकती जब तक कि मैथमेटिक्स की ऑयलिंग उसमें ना हो। इसलिए अक्सर मैं बच्चों से कहता हूँ कि एक बच्चा जिसका तय है 100% उसको डॉक्टर ही बनने का है, मेडिसिन में जाने का है और डॉक्टर ही बनने का है, उसको भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह के लिए जूनियर कॉलेज में तुम्हारे 11th और 12th में तुम मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट को ड्रॉप मत करो, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो क्या करता है कि लॉजिकल थिंकिंग आपकी बढ़ाता है। फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो लॉजिक लगती है वो मैथमेटिक्स से आती है। वो अलग बात खाली यही नहीं कि भाई चलो अगर खुदा ना खास्ता मेडिसिन में नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग में जाने के देख रास्ता खुल जाता है, वो है। हालांकि मैं उसके फेवर में नहीं हूँ कि इसलिए ये मैथमेटिक्स लेने का, क्योंकि अब क्या होता है, मैं तो बच्चों से कहता हूँ हमेशा कि भाई अपनी सारी कश्तियाँ जला के जो है वो कूद जाओ, यानी कोई और ऑप्शन नहीं। अगर आपको डॉक्टर बनने का कोई और ऑप्शन नहीं, सिर्फ मेडिसिन ही करने की है, वो अलग बात है। उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि मैथमेटिक्स का साथ मत छोड़ो, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो लॉजिकल थिंकिंग सिखाता है। वो आपके केमिस्ट्री में काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आ जाएगा। और उसके बदले में जो आप कोई ले रहे हैं, चाहे साइकोलॉजी ले रहे हैं, सोशियोलॉजी ले रहे हैं, या जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, पढ़ना तो उसमें भी है। हो सकता है मैथ्स के 50% पढ़ना हो, लेकिन मैथ्स का साथ छोड़ के आगे कई रास्ते जो हैं वो छूट जाते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें अभी जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये सबसे मेजर है। बाद में वो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी वगैरह इसमें आ जाएंगे, लेकिन मेजर जो है वो ये होता है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है वो कौन अच्छे से कर सकता है? जो मैथ्स का स्टूडेंट किस लिहाज से हो कि वो उस मैथ्स के इसमें भी वही लॉजिक को अप्लाई करता रहा हो, मैथ्स से कभी भागता नहीं हो, उसके लिए ये बहुत आसान है। हम बात कर रहे थे कि ये मैथमेटिक्स को अपनाने वाला फिर आगे छोटे लेवल पे, समझिए कि बीटेक कर रहा है, थोड़ा सा हायर लेवल पे एमई, एमटेक, बाहर जाके एमएस भी कर रहा है, और फिर उसको अगर आगे और बढ़ना है, या उसने अगर फिजिक्स मैथ्स ये लिया है और उसके बाद में वो ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है कि जिसके जरिए से वो साइंटिस्ट तक बन सकता है, लेकिन बुनियादी जरूरत क्या है? तो वो मैथमेटिक्स। हर साल एक दो नए कोर्सेस मार्केट में आते हैं। कुछ कोर्सेस पुराने होते हैं, उनका टाइटल जो है वो नया लगाया जाता है। 5 सालों में समझिए कि 10 नए आ गए, 25 सालों में फर्ज कीजिए कि 100 नए कोर्सेस आ गए। लेकिन आप कितने भी उसको सोचेंगे, आप देखेंगे कि उसके लिए जो फ्यूल, जो ईंधन चाहिए, जो खाद चाहिए, उसके लिए वो वही पुराने सब्जेक्ट्स हैं जो चाहिए उनको। और उसमें जो है मेन मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, इन तीनों में अगर आपकी महारत है तो वो हर साल भी अगर 20-20, 25-25 नए टाइटल्स के अगर कोर्सेस आते हैं, बच्चों ने उसमें कंफ्यूज होने का नहीं और टेंशन में आने का, नई चीज़ अब क्या, और ये है ये नया ज़माना और नए, ये बुनियाद उसकी पुरानी है। तो बुनियाद को आप जो है वो मत छोड़िए। अब बुनियाद को छोड़ते कैसे हैं? मैथमेटिक्स से हमारे बच्चे क्यों डरते हैं? नंबर एक कि फोबिया ऑफ मैथमेटिक्स, डर, बिला वजह का डर। और ये डर कैसे होता है, क्या होता है? मैं इसे एक मिसाल दूंगा। अगर आपने सुना है कि एक ट्रेन का हादसा हुआ, उसमें 10 लोग मर गए, अब यकीन रखिए कि उसमें सिर्फ 3 लोग उस ट्रेन के हादसे से कट पिट के मरे होंगे, और 7 लोग जो हैं वो उस ट्रेन के हादसे के खौफ से मर गए, करके मर गए।
आपने अगर सुना कि एक स्कूल में 10 बच्चे मैथमेटिक्स में जो हैं वो फेल हो गए, आप यकीन रखिए 3 बच्चे ऐसे थे जो कमज़ोर थे, स्लो लर्नर्स थे, लेकिन 7 बच्चे मैथमेटिक्स के खौफ से ही फेल हो गए। अरे बाप रे, ट्रिग्नोमेट्री, यानी पाइथागोरस, अरे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सोच सोच के अटेम्प्ट कुछ नहीं कर रहे। ये फोबिया ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर 2 वजह मैथमेटिक्स की कमजोरी की यह है कि उनके बेसिक्स कमजोर थे। बच्चा आके धकेल धकेल के गवर्नमेंट की मेहरबानी है भाई ना, 8 तक कोई एग्जाम नहीं, जाओ 8 में जाकर बच्चा जो नाम लिखने कुछ सीख रहा है या गिनती और पहाड़े सीख रहा है। वो धकेल धकेल के आया, किसी तरीके से 9वीं में पास हो गया और 10वीं में आके बैठा 10th में। टीचर उसको पढ़ा रही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको जो है, इस बच्चे को 6 का टेबल भी नहीं याद है, सब बम्पर जा रहे हैं, ऊपर से जा रहे हैं। तो ये उसकी बुनियाद कमजोर है, धकेल धकेल के 10th में बैठा हुआ है। फिर वो शिकायत करता है मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है। मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगने की दूसरी वजह है। तीसरी और आखिरी वजह उसकी ये है कि मैथमेटिक्स का दूसरा नाम है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हमारे बच्चे क्या करते हैं, एक एक्सरसाइज है, उसमें 10 सम सॉल्व करने के हैं, एक लॉन्ग नोटबुक देते हैं, एक सम उसमें सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं उधर दूसरा, अरे दूसरा हो क्या, वैसा है, प्लस माइनस कर, तीसरा और इजी है, चौथा ये मेरे को आता है, पांचवा मैं एग्जाम में कर लूंगा, छठा देखेंगे। वो 9 जो है वो छोड़ देता है। एक अटेम्प्ट कर रहा है 10 सम्स में से एक अटेम्प्ट कर रहा है और 9 छोड़ रहा है, मेरे को आता है बोल के 9 को, यानी उसकी प्रैक्टिस हो रही है 10%, ही इज एक्सपेक्टिंग अ रिजल्ट ऑफ 90%। कैसे पॉसिबल है? तो प्रैक्टिस जो है वो हमारे बच्चों की सही नहीं होती है, उसके बाद में रिजल्ट खराब ही होगा। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये बुनियादें हमको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और साइंस और इंग्लिश, स्पेशली मैथमेटिक्स, इसके ऊपर कई ब्रांचेज जो करियर के जो नए नए नाम से आते भी हैं, तो वो डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। कितने ही नए लेवल से और इसमें आ जाएं, लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो ये कि आपका मैथ्स, नंबर 2 साइंस, नंबर 3 इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अंदर जो है वो एक्सपर्टाइज आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे कि करियर्स जो हैं वो अपने नाम कुछ बदलेंगे, लेकिन बुनियादें जो हैं वो वही हैं, ये हमको याद रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक कि मेडिकल सिनेरियो है आज का, हम सब बदबख्ती से एक्सपोज हो चुके हैं। हमारे मुल्क का जो मेडिकल सिस्टम है वो कई मुल्कों के साथ, लेकिन हमारा तो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। और इसमें बिल्कुल अब जो है हमारे जो अवामी नुमाइंदे, जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ असेंबलीज एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, इनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट में 1 करोड़ की MBBS की सीट और 5 करोड़ की MD की सीट, उसमें जो है होगा क्या कि डॉक्टर बनना खाली एक अमीरों का ख्वाब बन जाएगा। जो साहब हैसियत, जिनका खूब पैसा है, वही बन जाएंगे। आप साबित ये हो रहा है, मेरा अब तक का मुशाहिदा और तजुर्बा भी है, कि जो बच्चे गरीबी के बैकग्राउंड से आते हैं वो ज़्यादा कामयाब डॉक्टर साबित हो रहे हैं। क्यों? उनके पेट की भूख की जो आग है वो उनके लिए एक ईंधन बन जाती है, फ्यूल बन जाती है आगे बढ़ने के लिए। अब वो गरीब बच्चा मेडिकल कॉलेज में कैसे पहुंचेगा? अपनी मेहनत से पहुंचेगा, मार्क्स से पहुंचेगा। लेकिन अभी जो सीट्स हैं उसके दोगुने गवर्नमेंट की सीट्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, वरना ये वायरस अलग अलग शक्ल में आते रहेंगे और उनको हम फेस नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद में जो है वो सिर्फ कोहराम मचेगा हर बार। यहाँ पर
जो सबसे बड़ी बात हम लोग ये करते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट है, इनके साथ जो इंसान खेलता है, उसी की बिना पर ये अक्सर वायरस फैलते रहे हैं और आइंदा भी फैलने का यही मामला है। गंदगी, हमारी बस्तियों में कोई सफाई नहीं है, हाइजीन का कोई ये नहीं है, और उसके बाद में जो एनवायरनमेंट से जो हम खेल रहे हैं, दरख्त काटे जाते हैं, हम तमाशाई बने रहते हैं। फिर 100 दरख्त अगर काट रहे हैं तो उनको पहले 500 लगाने बोल दीजिए, ताकि 400 अगर मर गए तो 100 तो जिंदा रहेंगे। दरख्त को काटना जो है वो एक बहुत बड़ा समाजी जुर्म है। हम चुप बैठते हैं सभी इन बातों पर, सिर्फ वायरस आने पे जो है हम जागते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी यंगस्टर्स को, हमारी जो नौजवान हैं, इनको बेदार होने की ज़रूरत है, ताकि ये समाजी ये जो नुकसान है ये न होने पाए। आज की एक छोटी सी तकरीर मेरी शाह निजात, जिसके सरबराह डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हैं, वो मुनक्किद की गई। ये इदारा जो है, मैं लगभग 20 सालों से, सन 2000 से इससे वाबस्ता हूँ, और उनका जो स्ट्रगल है वो मैं देख रहा हूँ। इंतहाई सेक्युलर इदारा, सर्वधर्म समभाव को पालन करने वाला एक ऐसा इदारा जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे बच्चे जो हैं वो बड़ी हिफाजत के साथ रहते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। उनका लड़कियों का एक कैंपस अलग है, लड़कों का अलग कैंपस है। लड़कियों के कैंपस में बच्चियां हमारे घरों से ज़्यादा सेफ हैं, महफूज हैं वहाँ पर। मैं हमेशा लोगों को कहते रहता हूँ। उन्होंने इस कोविड के वक्त अपने पूरे इदारे को जो है वो कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया। सिर्फ यही नहीं, सभी लोग भूल गए थे इबादत गाहों का भी जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने सब जगह पर जितने मंदिर, मसाजिद, चर्चेस, गुरुद्वारा, उन सब की सैनिटाइजेशन के लिए अपने सारी टीमों को भेज कर ये कर दिया। एक बड़ा मैसेज है। ये मैसेज जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए है कि सफाई कितनी ज़रूरी है, कितनी अहमियत रखती है, और इस मुल्क में एकता, यूनिटी, इंटीग्रिटी, गंगा जमनी तहजीब, ये इदारा उसका एक बड़ा नुमाइंदा है, बड़ा सिंबल है। बरसों से डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने उस चीज़ से डेविएट नहीं किया, 1% भी नहीं, 1 डिग्री भी उससे डेविएट नहीं किया है कि नहीं ये जो है वो सेक्युलरिज्म यानी सेक्युलरिज्म, सब एक, किसी सूरत में उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। ये बता रहा हूँ कि ये पर्सनल हैप्पीनेस के लिए ये भी ये कितनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, वायरस आते हैं, जाते हैं, आ भी जाएंगे, चले भी जाएंगे। जिंदगी से हारना नहीं, किसी भी सूरत में नहीं हारना है, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमको दी है, बहुत कीमती चीज़ है। हमें कोई हक नहीं है कि अपनी ज़िंदगी के साथ में हम किसी किस्म का कोई खिलवाड़ करें, और उसके लिए हमारी जिस्मानी सेहत और हमारी दिमागी सेहत, मेंटल हेल्थ, दोनों का हमको ख्याल रखने का है। थैंक यू वेरी मच। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।